नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। गुजरात की कादी और विसावादर में मतदान जारी है। केरल की नीलांबुर, पंजाब की लुधियाना वेस्ट में भी वोटिंग जारी है। देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों, गुजरात की कादी और विसावदर, केरल की नीलांबुर, पंजाब की लुधियाना वेस्ट और पश्चिम बंगाल की कालीगंज पर आज उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। ये उपचुनाव विधायकों के इस्तीफे या निधन के कारण हो रहे हैं। सभी सीटों पर मतगणना 23 जून को होगी। इस उपचुनाव में गर्म होती राजनीति को देखते हुए इस बात पर साफ तौर पर स्पष्ट होती नजर आ रही है कि इस चुनाव में स्थानीय दलों की साख दांव पर लगी है। पंजाब के लुधियाना पश्चिम उपचुनाव में मतदान शुरू हो गया है। कांग्रेस उम्मीदवार भारत भूषण आशु ने कहा कि लोग चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। यहां आपने संजीव अरोड़ा, कांग्रेस ने भारत भूषण आशु, भाजपा ने जीवन गुप्ता और एसएडी ने परुक्कर सिंह घुम्मन को उम्मीदवार बनाया है। उधर पश्चिम बंगाल में नादिया के कालीगंज उपचुनाव के लिए मतदान केंद्र 171 पर मतदान जारी है। इस निर्वाचन क्षेत्र से टीएमसी की अलीफा अहमद, भाजपा के आशीष घोष और कांग्रेस के काबिल उद्दीन शेख उम्मीदवार हैं। केरल में नीलांबुर विधानसभा उपचुनाव में सरकारी लोअर प्राइमरी स्कूल विटीकुत में मतदान केंद्र संख्या 184 पर मतदान शुरू हुआ। एलडीएफ ने एम स्वराज को, यूडीएफ ने और आर्यदान शौकत को, जबकि भाजपा ने एडवोकेट मोहन जार्ज को उम्मीदवार बनाया है। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए विपिन उपकारा हमारे साथ जुड़े हैं। आपसे जानेंगे, पंजाब में सीएम भगवंत मान के लिए ये उपचुनाव कितना अहम है? क्या मान का साख दांव पर लगा है? बिल्कुल बिल्कुल सपना, अगर मैं बात करूं पंजाब की, तो पंजाब में इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है और उनका दाव तो जो भी मौजूदा सरकार होती है उनका दाव पूरा लगा होता है। और अगर हम बात करें पंजाब के लुधियाना वेस्ट की, तो लुधियाना वेस्ट में आज जो है सुबह से ही वोटिंग शुरू हुई है। और लुधियाना वेस्ट में अगर बात की जाए चुनावों को लेकर, तो चुनावों में इस समय पूरी सरगर्मी चल रही थी। और अपोजिशन में जो कांग्रेस पार्टी के विधायक थे आशु जी, वो 2 बार पहले इसी सीट पर जीत चुके थे, 2012 में और 2017 में। और उसके बाद 2022 में जो है आम आदमी पार्टी के गुरप्रीत गोगी जी ने यहाँ से चुनाव जीता था और उन्होंने करीब 75,000 वोटों से आशु को हराया था। और अब उनकी डेथ होने के बाद जब यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है, और इस उपचुनाव में करीब जो है इस समय लुधियाना वेस्ट में जो 14 उम्मीदवार अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। और अगर बात की जाए यहाँ के वोटर सूची की, तो यहाँ पर 1,74,437 वोटर हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद विपिन, हमें ये जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। बता दें, जहां वे विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगी। खास बात यह है कि 20 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन भी है। जन्मदिन के मौके पर वे राष्ट्रपति निकेतन को आम जनता के लिए खोले जाने से संबंधित समारोह में भाग लेंगी। वे राष्ट्रपति तपोवन का उद्घाटन और राष्ट्रपति उद्यान का शिलान्यास भी करेंगी। इसके अलावा इसी दिन राष्ट्रपति राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान का दौरा करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमसे जुड़े हैं। आपसे जानेंगे, 3 दिवसीय दौरे पर क्या क्या कार्यक्रम हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा व्यवस्था के क्या क्या इंतजाम हैं? देखिए, मैं बात करूं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 दिवसीय दौरे पे उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। जिस तरीके से राष्ट्रपति एक देश की शान है, वो इस समय तो जो है उनका भव्य स्वागत की पूरी तैयारी है। रही बात सुरक्षा की, तो बिल्कुल चाक चौबंद सुरक्षा की गई है। जिस तरीके से एक वीआईपी मूवमेंट का जो पूरा होता है, पूरा खाका तैयार है कि किस रूट पे जाना है, कौन सा रूट डाइवर्ट करना है, सारी व्यवस्था कर रखी है। और प्रॉपर ही व्यवस्था के साथ जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया जाएगा। और
आज 19 तारीख को द्रौपदी मुर्मू जो है उत्तराखंड पहुंचेंगे। 19 से लेकर 21 तक उत्तराखंड में रहेंगे। सबसे पहले आज का कार्यक्रम जो है उनका है वो थिएटर का उद्घाटन करेंगे। फिर 20 तारीख को राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति आशियाना में आम जनता के लिए खोले जाने की संबंधित समारोह में भाग लेंगे। फिर खास बात यह है कि 20 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन भी है। जन्मदिन के मौके पर वह राष्ट्रपति आशियाना में आम जनता के लिए खोले गए आशियाना में जो है अपना वो करेंगे, जन्मदिन मनाएंगे। वहीं राष्ट्रपति तपोवन उद्घाटन एवं राष्ट्रपति उद्यान का शिलान्यास भी करेंगे 20 तारीख को। फिर 20 तारीख को जो उनका कार्यक्रम है, 20 जून को राष्ट्रपति वो जो दृष्टि दिव्यांग सशक्तिकरण स्थान के दौरे को करेंगे। इसी दिन राजभवन में नैनीताल में 125 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट जारी करेंगे। फिर 21 तारीख को जो है योग दिवस है, जो कि विश्व राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। उस दिन जो है योग दिवस के मौके पर उस समय उत्तराखंड में रहेंगे राष्ट्रपति मुर्मू। वो विशेष कार्यक्रम होगा जिसमें जो है राष्ट्रपति जो है योग दिवस के मौके पे लोगों के साथ योग करेंगे। तो 20 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन भी है, तो कोई खास कार्यक्रम होने वाला है? बिल्कुल भव्य कार्यक्रम मनाया जाएगा और सबसे बड़ी बात उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। देवभूमि में उनका उत्तराखंड में जो है देवभूमि है उत्तराखंड, वहाँ उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। जो दिव्यांगों के साथ दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान में जो ये कार्यक्रम है और बहुत ही भव्य कार्यक्रम होगा। सबसे बड़ी बात यह उत्तराखंड देवभूमि है, तो यहाँ पे जन्मदिन मनाना एक बहुत मतलब उत्तराखंड के लिए भी बहुत बड़ी बात है और उनके लिए भी बहुत बड़ी बात, क्योंकि यहाँ पे जो है देवभूमि में अपना जन्मदिन मनाएंगे वो इस समय। जी बहुत बहुत धन्यवाद सतीश हमें जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर, कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ की कर्नाटक में रिलीज पर रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कर्नाटक सरकार से रिलीज को लेकर अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि भीड़ तंत्र को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती, वो अपने नियंत्रण हाथ में ले ले और राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी है कि फिल्म की रिलीज हो और राज्य प्रदेश में कानून का शासन भी सुनिश्चित करे, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कर्नाटक में रिलीज पर रोक के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। बताते चले कि कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ की कर्नाटक में रिलीज पर रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कर्नाटक सरकार से रिलीज को लेकर अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि भीड़ तंत्र को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो नियंत्रण अपने हाथ में ले ले और राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है कि फिल्म रिलीज हो और राज्य प्रदेश में कानून का शासन भी सुनिश्चित करे, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे कि कमल हासन को राहत मिलने की कितनी उम्मीद है? देखिए, दरअसल इस फिल्म पर जब 19 तारीख को माफ कीजिएगा सोमवार को इस मामले पर जब सुनवाई हुई थी, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी और ये कहा था कि जब अगर कोई फिल्म जिसको सीबीएफसी से सर्टिफिकेशन मिल चुका है उसकी रिलीज पर रोक कैसे हो सकती है। उसका कारण उन्होंने ये दिया था कि अगर लोगों को फिल्म पसंद नहीं आएगी तो लोग उसका बाइकआउट कर सकते हैं, लेकिन फिल्म की रिलीज को सरकार रोक कैसे लगा सकती है, क्योंकि सरकार की तरफ से रोक इस वजह से लगाई गई थी कि कुछ संगठन थे, उन्होंने कमल हासन के द्वारा एक टिप्पणी की गई थी, वो भी रिलीज के समय की गई थी। उस टिप्पणी के आधार पर उनका ये कहना था कि कर्नाटक में इस फिल्म को नहीं चलने दिया जाएगा और कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी इस मामले में सुनवाई के दौरान
एक बात जरूर कमल हसन से कही और ये कहा कि वो क्यों नहीं लोगों से माफी मांग लेते। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें ये कहा था कि उनको माफी मांगने की जरूरत वो है या नहीं है वो हाई कोर्ट तय नहीं करेगा, और इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा था उसको सुप्रीम कोर्ट बुला लिया था, यानी कि आज उस मामले पर भी सुनवाई होगी जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और सुप्रीम कोर्ट जो इस मामले पर सुनवाई कर रहा था, तो पिछली सुनवाई में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वहां पे रिलीज की अरेंजमेंट्स करें और ये सुनिश्चित करें कि वहां पे रिलीज की जाए फिल्म को। इसी वजह से कोर्ट ने कहा था कि जो राज्य सरकार हो इसमें अपना हलफनामा देगी कि उसका स्टैंड क्या है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद इस मामले में आज माफ कीजिएगा कल इनकी तरफ से एक जवाब दाखिल किया गया राज्य सरकार की तरफ से, और ये कहा गया कि अगर थग लाइफ जो कमल हसन की फिल्म है तो ये कर्नाटक में रिलीज की जाती है तो हम उसके लिए चाहे सिनेमाघर हो, चाहे देखने वाले हो, चाहे उसके निर्देशक हो, उनको हम सुरक्षा मुहैया कराएंगे। ये राज्य की जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जब मंडे को सुनवाई करते हुए कहा था कि रूल ऑफ लॉ इज वेरी प्रीशियस फॉर एवरीवन, मतलब रूल ऑफ लॉ जो है वो स्टेट में होना चाहिए। इसके अलावा जो मौलिक अधिकार जो सुरक्षा की गारंटी है वो राज्य सरकार की है और राज्य सरकार को ऐसा करना चाहिए। इसी वजह से उसने कहा था कि राज्य सरकार पे अपना हलफनामा दे कि उसका रुख इस मामले पर क्या है। उसी परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल कर कहा गया कि थग लाइफ की रिलीज करने में राज्य सरकार को कोई समस्या नहीं है, और अगर ये फिल्म रिलीज की जाती है तो उसकी तरफ से लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। इसका आश्वासन हम देते हैं, क्योंकि स्टेट में रूल ऑफ लॉ को बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य की होती है, और अगर फिल्म रिलीज की जाती है तो हम सभी को सुरक्षा मुहैया कराएंगे। तो आज उम्मीद है कि इस हलफनामे के बाद इस फिल्म को कर्नाटक में रिलीज किया जा सकेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक हमें यह जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिकरू कांड में आरोपी चौबेपुर के एसओ रहे विनय तिवारी की दूसरी जमानत अर्जी सशर्त मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने विनय कुमार तिवारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया। विनय तिवारी की जमानत के समर्थन में कहा गया कि यह अभियुक्त की दूसरी जमानत अर्जी है। पहली जमानत अर्जी 21 सितंबर 2021 को खारिज की गई थी। अभियुक्त 8 जुलाई 2020 से जेल में है। कानपुर नगर के चौबेपुर थाने में दर्ज बिकरू कांड में 30 सितंबर 2020 को आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मुकदमे की शुरुआत करने के लिए अभियोजन पक्ष से 2 से अधिक वर्षों का समय लिया। ट्रायल में 102 अभियोजन गवाह हैं और लगभग 13 का परीक्षण किया जा चुका है। यह भी कहा गया कि विनय तिवारी के खिलाफ जांच अधिकारी ने कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं जुटाया है जो यह साबित करे कि उन्होंने मुख्य अभियुक्त विकास दुबे को पुलिस के छापे के बारे में सूचित किया था, और न ही उनके संबंधों को विकास दुबे के साथ साबित किया गया। इसके अलावा अभियुक्त अरविंद त्रिवेदी उर्फ गुड्डन सहित कई से अभियुक्तों को जमानत पर रिहा किया गया है। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आलोक सिंह जुड़े हुए हैं, आपसे जानेंगे क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। देखिए, कानपुर में एक कुछ वर्ष पूर्व एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई थी जिसे बिकरू कांड के नाम से जाना जाता है। इसमें चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में हार्डकोर क्रिमिनल विकास दुबे के यहाँ पुलिस टीम छापा मारने गई थी और उसमें 8 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की विकास दुबे ने हत्या कर दी थी। उसमें एक सीओ देवेंद्र दुबे भी शहीद हुए थे, कई पुलिस वाले उसमें मारे गए थे। विनय तिवारी चौबेपुर थाने का थानाध्यक्ष था। इसके ऊपर आरोप थे कि इसने पुलिस छापे के विषय में विकास दुबे को सूचना दी थी और मुखबिरी की थी। बहुत ही गंभीर आरोप इसके ऊपर लगे थे और कई वर्षों से ये जेल में बंद था। कुछ दिन पूर्व कुछ अभियुक्तों को इस बिकरू कांड में जमानत मिली थी। इसी के आधार पर इसको भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी है। जो विवेचना में इसकी कोई स्पष्ट भूमिका ऐसी नहीं मिली है जिसमें यह साबित हो सके कि इसने पूरी बातें मुखबिरी के जरिए विकास दुबे को बताई और न ही इसके रिश्तों को बहुत इसमें आरोप लगाए गए हैं विकास दुबे और विनय तिवारी को। तो विनय तिवारी की कई पूर्व में जमानत याचिका खारिज हो गई थी, लेकिन अब इसको जमानत मिल गई है। ये जब बिकरू कांड हुआ था तो उस थाने का थानाध्यक्ष था विनय तिवारी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आलोक सिंह हमें ये जानकारी देने के लिए।
इजराइल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष विराम में सैकड़ों लोग ईरान में फंस गए हैं। बता दें उनमें ज़्यादातर जियारत करने वाले, दीनी तालीम और मेडिकल कोर्स करने वाले शामिल हैं। दोनों देशों के बीच संघर्ष छिड़ने के बाद इन सभी के परिजनों की चिंताएं बढ़ गई हैं। ऐसे में परिजन अपनों से लगातार फ़ोन पर कुशलक्षेम ले रहे हैं। इसके साथ ही सकुशल वापसी के लिए दुआएं भी कर रहे हैं। अमरोहा के मोहल्ला हक्कानी निवासी शानदार हुसैन नकवी का बेटा पिछले 3 साल से ईरान में रहकर दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। उनके अनेक रिश्तेदार भी ईरान में मेडिकल व दीनी तालीम हासिल करने के लिए गए हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच जंग छिड़ जाने से सभी के परिजन बेहद परेशान हैं। उनका कहना है जंग के बीच अनेक बार मोबाइल नेटवर्क कमज़ोर होने से संपर्क मुश्किल हो जाता है। ऐसे में चिंताएं और अधिक बढ़ जाती हैं। उनका कहना है कि फ़िलहाल उनकी नज़र समाचार माध्यमों पर ही टिकी रहती हैं और दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द हालात सामान्य हो जाएं। अमरोहा में ऐसे सभी परिजनों की मांग है कि भारत सरकार शीघ्र सभी लोगों को वतन वापसी के लिए कारगर उपाय करे। हमारे अमरोहा शहर के और जनपद अमरोहा के काफ़ी स्टूडेंट ईरान में दीनी तालीम और MBBS की पढ़ाई पढ़ रहे हैं और काफ़ी ज़ायरीन भी अमरोहा जनपद से और अतराफ से ईरान गए हुए हैं। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि इस मामले में हस्तक्षेप करे और जल्द से जल्द जंग रुकवाने की कोशिश करे और जो हिंदुस्तान के हमारे छात्र या ज़ायरीन जो वहाँ तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं उनको वहाँ से निकलवाए। हमारे यहाँ के हमारा भतीजा वहाँ है, हमारा भांजा वहाँ है, हमारी बहन बहनोई वहाँ है, तो वो लोग सब वहाँ गए हुए हैं। 11 के भी लोग काफ़ी तादाद में यहाँ से अमरोहा से गए हुए हैं। चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे अमरोहा के लोग या इंडिया के जो भी लोग हैं वो जल्द से जल्द अमरोहा वापस आएँ। मेरा बेटा लगभग 3 साल से ईरान में है और दीनी तालीम हासिल कर रहा है, लेकिन हम बहुत ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, परेशान हैं उनकी तरफ से, बच्चों की तरफ से। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द बच्चे हमारे इंडिया आ जाएं। कोई ऐसे हालात बने, बिल्कुल वहाँ पे आने जाने में बहुत ज़्यादा इस टाइम फ्लाइटें बंद है, परेशानी है। हम वहाँ के काफ़ी बच्चे हैं। इजराइल और ईरान के बीच हो रहे युद्ध के चलते कई लोग वहां फंस गए हैं। बताते चलें कि ईरान में उनका कहना है कि फ़्लाइट्स कैंसिल होने से समस्या और बढ़ गई है। उनके पास दवा और पैसे तक खत्म हो चुके हैं, यहाँ तक कि रहने की भी समस्या हो रही है। सभी ने भारत सरकार से गुहार लगाई है मदद की। बताते चले कि इजराइल में फंसे हुए हैं लोग जल्द से जल्द ईरान से सुरक्षित निकाला जाए, ऐसी उन्होंने गुहार लगाई है। इस मुद्दे में शिया धर्म गुरु यासूब अब्बास ने भी भारत सरकार से इन ज़ायरीनों को देश में वापस लाने की मांग की है। मुसलसल इत्तलात आ रही हैं कि ईरान में बहुत बड़ी तादाद में ज़ायरीन फंसे हुए हैं और ईरान और इजराइल वार की वजह से। लिहाजा मैंने इस सिलसिले में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में बात की है और मुसलसल हुकूमत हिंदुस्तान से मेरी बातचीत कई मंत्रालय में जारी है। इस सिलसिले में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं और मैं बाकायदा गुजारिश करता हूं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से और अपने प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जो ज़ायरीन हमारे ईरान में और इराक में फंसे हुए हैं, क्योंकि ईरान में भी एयरपोर्ट सारे क्लोज हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, और इराक में भी सारे एयरपोर्ट्स बंद हो चुके हैं, तो बहुत बड़ी तादाद में हमारे हिंदुस्तान के काफिले वहाँ के ऊपर रुके हुए हैं और दूसरे ममालिक के भी काफिले रुके हुए हैं। लिहाजा वहाँ से उनको साथ खैरियत के लाने का इंतज़ाम हुकूमत हिंदुस्तान करे और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस जंग में इंशाअल्लाह ईरान को फतह हो और इजराइल को शिकस्त फाश हो। कोशाम में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। बता दें पुलिस और STF की संयुक्त टीम ने प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में 1 लाख रुपए के इनामी गैंगस्टर आयुष पांडे को गिरफ्तार किया है। आरोपी को करवरिया शुगर मिल के सामने मुखबिर की सूचना पर दबोचा गया। ASP राजेश कुमार सिंह ने बताया कि आयुष अपने गैंग के साथ मिलकर प्रश्न पत्र लीक करता था और परीक्षार्थियों से मोटी रकम वसूलता था। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। इस मामले में पहले से ही 18 लोग जेल भेजे जा चुके हैं। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। आज थाना मंजनपुर में STF के सहयोग से एक गैंगस्टर 1 लाख का इनामिया आयुष पांडे जो मऊ का रहने वाला है गिरफ्तार किया गया है। ये इससे पहले जो है मंजनपुर में 236/24 एक मुकदमा गैंगस्टर का दर्ज हुआ था जिसमें बहुत दिन से वांछित चल रहा था।
जिसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीमों का गठन किया गया था। टीमें इसे गिरफ्तार करने हेतु लगी हुई थी। पूरा इसका ये है कि ये अपने गैंग के साथ मिलकर के प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र आउट कराता था और महंगे दामों पर परीक्षार्थियों को बेचता था, परीक्षा की शुचिता को भंग करता था, जिसको लेकर के थाना मंझनपुर में मुकदमा दर्ज हुआ था और गैंगस्टर भी बनाया गया था। ये जो वांछित है आयुष पांडे आज एसटीएफ के सहयोग से करवरिया शुगर मिल के पास से 1:15 बजे के आसपास पकड़ा गया, जिसे आज नियमानुसार जेल भेजा जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।